नमस्कार। अच्छा, जैसे ही हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? थार का रेगिस्तान है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसी सूखे से दिखने वाले प्रदेश में नदियों का एक कितना कॉम्प्लेक्स, कितना जटिल जाल बिछा हुआ है? यही तो इसकी लाइफलाइन है। कुछ नदियां हैं जो समंदर तक पहुंच जाती हैं और कुछ कुछ तो बस रेगिस्तान की रेत में ही खो जाती हैं। तो आज हम राजस्थान के इसी अनोखे ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र को परत दर परत समझने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है। तो चलिए आज पक्का करते हैं कि यहां से हमारा कोई भी सवाल गलत ना हो। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से जो पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है। सवाल है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया किस नदी का है? ऑप्शंस हैं चंबल, लूनी, माही या फिर बनास। जरा सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। इसका खुलासा हम इसी विश्लेषण में आगे करेंगे। आज का हमारा जो सफर रहेगा उसका रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन समझेंगे, फिर एक एक करके बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों की गहराई में जाएंगे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और आखिर में पूरे टॉपिक का एक क्विक रिवीजन। तो चलिए शुरू किया जाए। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव रखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम आखिर है क्या और वो कौन सी एक चीज है जो पूरे राज्य की नदियों की दिशा तय कर देती है। मतलब कुछ नदियां पूर्व की तरफ क्यों बहती हैं और कुछ पश्चिम की तरफ। इसी सवाल का जवाब हमारे वर्गीकरण का आधार है। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। राजस्थान के अपवाह तंत्र को समझने की जो चाबी है ना, वो है अरावली पर्वतमाला। ये सिर्फ एक पहाड़ों की लाइन नहीं है, बल्कि ये राज्य की महान जल विभाजक रेखा है, मतलब द ग्रेट वाटर डिवाइड। ये अपनी लोकेशन की वजह से नदियों के बहाव को दो मेन डायरेक्शंस में बांट देती है। इसके पूर्व में बहने वाली नदियां अपना पानी बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती हैं, जबकि इसके पश्चिम की नदियां अरब सागर की ओर। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। अब ये जो नंबर्स हैं, ये राजस्थान की पूरी भौगोलिक कहानी बयां करते हैं। यहाँ देखिए, कुल अपवाह क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा, पूरा 60% आंतरिक प्रवाह का है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राज्य की ज्यादातर नदियां समंदर तक पहुंच ही नहीं पाती और राज्य के अंदर ही गायब हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि थार मरुस्थल का जो विशाल फैलाव है और यहाँ की सूखी जलवायु, वो इनके पानी को सोख लेती है या रोक देती है। इसके बाद 23% हिस्सा बंगाल की खाड़ी सिस्टम का है और सिर्फ 17% अरब सागर सिस्टम का। तो ये क्लासिफिकेशन राजस्थान की वाटर चैलेंजेस को भी साफ साफ दिखाता है। तो चलिए अब हमारे क्लासिफिकेशन के पहले हिस्से को यानी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को डिटेल में समझते हैं। ये वो नदियां हैं जो अरावली के पूर्व से निकलती हैं और आखिर में अपना पानी यमुना के जरिए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती हैं। इस सिस्टम की जो सबसे मेन नदी है वो है चंबल। इसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। कामधेनु मतलब इच्छा पूरी करने वाली गाय। और ये नाम चंबल को इसलिए मिला है क्योंकि ये पूरे साल बहती है और राज्य को पानी और बिजली देकर इस इलाके की खुशहाली का आधार बनती है। आइए इस टेबल से चंबल के जो मेन फैक्ट्स हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। इसका ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ियों से। इसकी टोटल लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है। पुराने जमाने में इसे चर्मण्यवती भी कहते थे। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक बारहमासी नदी है, मतलब साल भर बहती है और राजस्थान में सबसे ज्यादा सतही जल इसी नदी में मिलता है। और आखिर में ये उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से जा मिलती है। अब इस स्लाइड का हर एक पॉइंट एक सवाल है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। पहला, चंबल नदी अपने तेज बहाव की वजह से अवनालिका अपर्दन यानी गली इरोजन के लिए जानी जाती है, जिससे बीहड़ बन जाते हैं। दूसरा, ये भैंसरोड के पास राजस्थान का सबसे ऊंचा चूलिया वाटरफॉल बनाती है। तीसरा, इसका बहाव वाला इलाका डांग क्षेत्र कहलाता है। चौथा, ये रामेश्वरम में बनास और सीप नदियों के साथ एक त्रिवेणी संगम बनाती है। और पांचवां और शायद सबसे जरूरी, इस पर बने 4 बांधों का साउथ से नॉर्थ की तरफ जो क्रम है वो याद रखिए। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये क्रम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बंगाल की खाड़ी सिस्टम की दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है बनास, जिसका निकनेम है वन की आशा। ये नाम शायद इसलिए पड़ा क्योंकि ये नदी अरावली के जंगलों से होकर गुजरती है और इस सूखे इलाके में एक उम्मीद जगाती है। और लीजिए, जो सवाल हमने सबसे पहले पूछा था उसका जवाब अब आ गया है। 45,833 वर्ग किलोमीटर। ये नंबर दिमाग में बिठा लीजिए। बनास नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है यानी कैचमेंट एरिया, वो राजस्थान में किसी भी दूसरी नदी से सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नदी अपने आसपास के सबसे बड़े इलाके से पानी इकट्ठा करती है। तो हमारे पहले सवाल का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन डी, बनास। अच्छा,
अब इन दोनों बड़ी नदियों के बीच का जो फर्क है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अक्सर कन्फ्यूजन होता है। बनास पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका ओरिजिन भी राजस्थान की खमनौर पहाड़ियों से होता है और ये राजस्थान में ही चंबल से मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ चंबल एक इंटरस्टेट नदी है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बहती है। बनास का जलग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सबसे बड़ा है, लेकिन अगर सवाल पानी की उपलब्धता का हो तो वो चंबल में सबसे ज्यादा है। ये एक बहुत छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। हमने अरावली के पूर्व की नदियों को तो समझ लिया। अब चलिए उस महान जल विभाजक रेखा को पार करके पश्चिम की तरफ चलते हैं। यहाँ का सीन बिल्कुल अलग है और यहाँ की नदियाँ अपना पानी अरब सागर तक ले जाती हैं। ये सिस्टम भले ही सिर्फ 17% हिस्सा हो, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये जो फ्लो चार्ट है ये पूरे अरब सागर सिस्टम को एक नज़र में समझने के लिए एकदम बेस्ट है। देखिए, यहाँ नदियां 2 मेन डायरेक्शंस में जा रही हैं। एक ब्रांच जिसमें लूनी और पश्चिमी बनास मेन है, वो गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। वहीं दूसरी ब्रांच जिसमें माही और साबरमती हैं, अपना सफर खंबात की खाड़ी में पूरा करती हैं। तो अब हम इसी सिस्टम की 2 सबसे महत्वपूर्ण नदियों माही और लूनी को डिटेल में देखेंगे। इस सिस्टम की एक बहुत ही यूनिक नदी है माही। इसका ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश की महद झील से। राजस्थान में एंटर करने के बाद ये एक उल्टे यू का शेप बनाती हुई गुजरात में चली जाती है और इसी अनोखे मोड़ की वजह से ये इंडिया की अकेली ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार राजस्थान में आते समय और दूसरी बार गुजरात में जाते समय। इसे दक्षिणी राजस्थान में वागड़ की गंगा और कांठल की गंगा भी कहते हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी लूनी की। इसकी सबसे फेमस खासियत है इसका डबल नेचर। इसे आधी मीठी आधी खारी नदी कहा जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? वजह यह है कि जहां से ये निकलती है वहां से लेकर बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के बाद रेगिस्तानी मिट्टी में जो नमक के कण होते हैं वो इसमें घुल जाते हैं और इसका पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी से जुड़े ये फैक्ट्स सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका ओरिजिन अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है, जहां इसे सागरमती कहते हैं। बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसके बहाव वाले इलाके को गौड़वाड़ प्रदेश कहते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर ध्यान दीजिए जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। लूनी की लगभग सभी सहायक नदियां अरावली से निकलकर बाईं तरफ से इसमें मिलती हैं, लेकिन इसकी अकेली एक सहायक नदी जोजड़ी ऐसी है जो अरावली से नहीं निकलती और इसमें दाईं तरफ से आकर मिलती है। ये एक्सेप्शन ही इसे एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट बना देता है। इससे पहले कि हम राजस्थान के सबसे बड़े और सबसे अनोखे ड्रेनेज सिस्टम की तरफ बढ़ें, एक छोटी सी बात। अगर ये डिटेल एनालिसिस पसंद आ रहा है और ऐसे ही हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें, जहां सारे अपडेट्स और नोट्स मिलेंगे। चलिए अब वापस अपने सफर पर लौटते हैं। अब हम आ गए हैं राजस्थान के सबसे बड़े और सबसे अनोखे अपवाह तंत्र पर, आंतरिक प्रवाह प्रणाली। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, ये राज्य के 60% एरिया को कवर करता है। ये वो नदियां हैं जो अपना सफर शुरू तो करती हैं, लेकिन रेगिस्तान की रेत में या किसी झील में समाकर खत्म हो जाती हैं, कभी किसी सागर तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ इस सिस्टम की कुछ प्रमुख नदियां हैं और हर नदी की अपनी एक कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं घग्गर नदी की, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी का बचा हुआ हिस्सा माना जाता है। ये हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में बहती है और कभी कभी जब बाढ़ आती है तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है, जहां इसे हकरा कहते हैं। कालीबंगा जैसी महान सभ्यता इसी के किनारे बसी थी। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है कांतिली, जो शेखावाटी क्षेत्र की मुख्य नदी है। ये सीकर के खंडेला पहाड़ियों से निकलती है और झुंझुनू में बहती हुई चूरू की सीमा पर गायब हो जाती है। गणेश्वर सभ्यता का विकास भी इसी नदी के किनारे हुआ था। और हाँ, मेथा नदी का ये फैक्ट जरूर याद रखिए कि ये सांबर झील में गिरने वाली नदियों में सबसे ज्यादा नमक लाने के लिए जानी जाती है। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है ना, इस पर खास ध्यान देना है। ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में गलतियां होती हैं। मिलते जुलते नाम। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देखिए, एक है बनास नदी जो जाती है बंगाल की खाड़ी वाले सिस्टम में, और दूसरी है पश्चिम बनास जो जाती है अरब सागर वाले सिस्टम में, बिल्कुल अलग। फिर है गंभीर और गंभीरी। गंभीर नदी सीधे यमुना में मिलती है, जबकि गंभीरी तो बेड़ज की सहायक नदी है ना कंफ्यूजिंग। इसी तरह सीप चंबल की सहायक है तो सीपू पश्चिम बनास की, और खारी नदी, अरे ये तो एक नहीं बल्कि 3 है। एक बनास की सहायक, दूसरी लूनी की और तीसरी सांभर झील में गिरती है। तो इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए ताकि यहाँ से कोई नंबर ना कटे। तो हमने तीनों अपवाह तंत्रों को विस्तार से समझ लिया है।
अब वक्त है ये देखने का कि हमें कितना याद रहा। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बनास, माही, चंबल या पार्वती। याद करिए, हमने इसकी वजह पर भी बात की थी। बिल्कुल सही, सही जवाब है सी, चंबल। जैसा कि हमने पढ़ा था, इसके पूरे साल बहने की आदत और पानी की विशाल मात्रा के कारण ही इसे ये नाम दिया गया है। अगला सवाल, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शंस हैं चंबल, माही, बनास या लूनी। ये भी एक बहुत ही खास फैक्ट है। और इसका सही जवाब है बी, माही। इसका वो यूनिक उल्टा यू शेप वाला रास्ता ही इसे कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी बनाता है। बहुत बढ़िया। अब आखिर में चलिए पूरे टॉपिक के सबसे जरूरी फैक्ट्स को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। ये है हमारा क्विक रिवीजन। चलिए मेन पॉइंट्स को फटाफट दोहराते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया बनास नदी का, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही, राजस्थान की कामधेनु चंबल, आधी मीठी और आधी खारी नदी लूनी, राज्य का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम आंतरिक प्रवाह जो कि 60% है, और आखिर में राजस्थान के वो 2 जिले जहां एक भी नदी नहीं है, बीकानेर और चूरू। ये सारे फैक्ट्स एकदम टिप्स पर होने चाहिए। इस सत्र को खत्म करने के लिए इस राजस्थानी कहावत पर जरा गौर कीजिए। घी ढुल्या महरा की नहीं जासी, पानी ढुल्या महरो जी बले। इसका मतलब है घी के गिर जाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर पानी के गिरने से मेरा दिल जलता है। ये कहावत दिखाती है कि राजस्थान में पानी की क्या अहमियत है, और हमें याद दिलाती है कि यहाँ की हर एक नदी, हर एक बूंद कितनी कीमती है। उम्मीद है ये पूरा विश्लेषण आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। धन्यवाद।